Hello everyone, welcome to my channel. Let's solve UPSC. So finally, the D-Day has arrived. That is 25th May, the UPSC CSC prelims examination. Now, this might be the last video which I am posting before prelims. So I would like to talk to you about a few things in this video. Specifically, मुझे तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है. That what to do before the prelims paper starts, what do you do in between the paper, and what do you do in between the gap which you get for GS as well as CSAT. Now, सबसे पहले what to do before starting your prelims examination. आप सेंटर पहुंचेंगे. I would suggest you to reach an hour before the examination. मतलब आप सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, because I don't want कि you get into any troubles जैसे सेंटर गलत हो गया, because many centers have similar names. So try to reach the center, your respective centers 1 घंटा पहले. Now, आप अंदर गए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, अब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया उन्होंने. Now, I would like you to do one very little thing at that moment. Just smile. एक बार स्माइल करना. जो आपने इतने टाइम से जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो सैक्रिफाइस किया है आपने, जो सारी चीज़ें आपने करी है, जस्ट स्माइल अपॉन दैट. एक बार खुश होना उन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज ऑल दैट हैज़ लेड टू दिस मोमेंट हियर. अब यहाँ से 2 घंटे सिर्फ आप हैं और आपका पेपर है सामने. दैट्स इट. नाउ नंबर 2, just see through the paper once. I'll show you how. Just see through the paper कि पेपर में आया क्या है. इससे होता क्या है कि मान लो इफ़ यू गेट एनी शॉक्स इन द पेपर, जैसे कि 2023 में हुआ था, ओनली 1 ओनली 2 ऑप्शंस टाइप वाले क्वेश्चन में हुआ था. इफ़ यू गेट एनी सच काइंड ऑफ शॉक्स, दीज फ्यू मिनट्स जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं लुकिंग थ्रू द पेपर, इट विल हेल्प यू टू अब्जॉर्ब दो शॉक्स. सी हाउ आई डू इट. ये 2024 का पेपर मेरे हाथ में आया ना, मैंने देखना स्टार्ट किया. सी अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ओके. नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. ओके. नेक्स्ट, इट इज अबाउट वोल्केनिक इरप्शंस. इट इज अबाउट आइसोथर्मल मैप्स. दिस क्वेश्चन नंबर 4. तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट, ये अभी भी ज्योग्राफी चल रहा है. मैपिंग का क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग रेनफॉल, ये भी मैपिंग का क्वेश्चन, ये भी मैपिंग का क्वेश्चन. इट इज़ ऑल ज्योग्राफी. नाउ सी अबाउट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, मान लेते हैं ज्योग्राफी गई. वाटर वेपर, कोरियोलिस फोर्स, अबाउट जून 21, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड. नेक्स्ट, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे आया है परफ्लोरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज अबाउट सम स्पीशीज. हियर आल्सो देयर आर स्पीशीज. यहाँ पे भी कुछ पी फैमिली के प्लांट्स की बात की गई. तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ से एनवायरनमेंट का सेक्शन स्टार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट, व्हेन आई गो डाउन, यहाँ पे स्पीशीज, अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, about the agencies of United Nations, breeding season of lions. See, these are all species now. Okay. Now next, 100 million farmers. एक miscellaneous question था बीच में regarding distributed energy resources. यहाँ भी species, यहाँ भी species. Next, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, with reference to radio isotope thermoelectric generators. Okay. Regarding stars, giant stars, dwarf stars, etc. Things regarding human body, identification of narcotics on passengers, about 5th generation aircrafts. तो अब मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ से जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट, आई मूव फॉरवर्ड. ऐसे अभी ये पूरा साइंस चल रहा है, बट अब मैंने यहाँ क्या देखा. यहाँ मैंने देखा TFR, द टोटल फर्टिलिटी रेट. यहाँ मैंने देखा NBFC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे मैंने देखा कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस. तो अब मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ से जो है इकोनॉमी स्टार्ट हो गया.
नाउ अब यहां से इकोनॉमी ही चल रहा है. सी यहाँ भी रिजर्व बैंक, अबाउट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, CSR रूल्स इन इंडिया, वही चल रहा है. एक बीच में यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आया है. आई वुड जस्ट राइट हियर साइंस एंड टेक यहाँ पे, एंड देन वापस से फिर इकोनॉमी स्टार्ट हो गया. सो आई वुड अगेन राइट इको हियर. नाउ नेक्स्ट अबाउट डिजिटल रुपी, अबाउट US ट्रेजरी बॉन्ड्स, अभी यही चल रहा है. अब देखो 54th क्वेश्चन. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? Okay, fine. Next यहाँ पे about certain sites, Chalcolithic, megalithic sites, about Raitwari settlement, permanent settlement. Next, about medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal, about the Upanishads. अब देखो यहाँ पे क्या है कि this is a part of ancient history. So I would write ancient and medieval यहाँ पे, ठीक है. But these two questions, question number 56 as well as 57, these are a part of modern history. तो मैंने यहाँ पे modern history लिख दिया, and then again ancient and medieval यहाँ पे. Why? Because there is a question about Upanishads. अब देखिए next about UNESCO intangible cultural heritage list, ठीक है. Next उसके बाद में again these two questions, the Provisional President of Constituent Assembly and Government of India Act of 1935. ये वापस से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है. यू कैन कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, क्योंकि अभी हिस्ट्री ही चल रहा है. दैट इज व्हाई आई एम कंसिडरिंग इट एज मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ अगेन अबाउट प्लेराइट भाषा, अबाउट संघभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क. सो वापस से यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल चालू हो गए. अब नेक्स्ट अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, फिर से अब यहाँ पे जो है आया आर्टिकल 368, यहाँ पे आया मनी बिल, यहाँ पे आया एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. दिस इज अ मिसलेनियस क्वेश्चन एक्चुअली. नाउ यहाँ पे आया अबाउट द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन. तो अब मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66 पॉलिटी स्टार्ट हो गया. तो अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटी ही चल रहा है. सी पॉलिटी ही चल रहा है. About the Constitution of India, regarding the Constitution of India, articles, Supreme Court, right to privacy. See, about the CDS, these are all polity questions. Ethics Committee in Lok Sabha, Nari Shakti Vandan Adhiniyam Bill, about exercise Mitra Shakti. See, all these questions are polity. A writ of prohibition, the Union Budget. Right, now, next. अब मैंने यहाँ पे देखा इट इज़ अ क्वेश्चन ऑन सर्टेन कंट्रीज विच आर इन न्यूज़. नो, अब प्लेसेस इन न्यूज़ हम कहाँ पढ़ते हैं? मोस्टली इट इज़ इन IR. सो यहाँ पे जो है IR का पार्ट स्टार्ट हो गया. ठीक है, देखिए सुमेध पाइपलाइन, पर्शियन गल्फ, द रेड सी. नाउ अगेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आया है. ठीक है, नेक्स्ट वापस यहाँ पे फिर से IR अबाउट द साहिल रीजन, अबाउट इंडिया इंपोर्टिंग एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ सी लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, मतलब वापस यहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आए हैं. एंड देन अगेन द यूरोपियन पार्लियामेंट, देन एट लास्ट क्वेश्चंस ऑन वेनेजुएला आया है. सो अगेन ये लास्ट के दो क्वेश्चंस आर ऑफ IR, एंड द 3 क्वेश्चंस अबाउट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. ये जो है दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू फ्लिपिंग ऑफ द पेपर. नाउ as I can see the time here right now, I guess it just took me around 5 to 6 minutes in doing this, but इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन हाउ ऑन द प्रीलिम्स रिजल्ट. सी हाउ, अब आपने ये तो कर लिया, यू हैव फ्लिप्ड द पेपर. नाउ व्हाट डू यू डू? हैव गेट अ प्री डिसाइडेड सीक्वेंस कि मुझे पेपर इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है. सी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, मान लो अगर आपको कुछ साइंस या एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आ गए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, अब आपसे वो नहीं बने.
फर्स्ट पेज में 4 क्वेश्चन थे जिसमें से चारों आपसे नहीं बने. जस्ट इमेजिन what will happen to your mental state at that time. आपका कॉन्फिडेंस कितना कम हो जाएगा. बट वही आप सोचो कि आपने पॉलिटी से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया एंड स्टार्टिंग के 4 में से आपसे 3 बन गए पॉलिटी के. सो बिकॉज पॉलिटी हैज़ अ हायर चांसेस ऑफ लाइक गेटिंग सॉल्व पॉलिटी के क्वेश्चंस. सो आपसे बन गए. नाउ थिंक हाउ काम यू विल बी, हाउ कॉन्फिडेंट यू विल बी इन अप्रोचिंग द नेक्स्ट मतलब आगे के क्वेश्चंस. सो my sequence to attempt the paper is polity. First I attempt polity, geography, then economy, science and tech, modern history, ancient and medieval art and culture, then environment, and then miscellaneous as well as IR also. Now, ऐसा क्यों? Because I know polity is my strongest, so I attempt it first. Then it is geography, then economy, फिर science and tech. फिर मेरा history weak है, तो मैं उसको कहीं बीच में डालता हूँ उसको कि हाँ ठीक है. अभी यहाँ तक क्या हुआ कि मेरे सारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ मेरे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बन जाएंगे, हाँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मेरे बन रहे हैं. देन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं. अब यहाँ पे शायद मेरे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. ओके, नेक्स्ट. तो इसीलिए मैंने वापस से फिर एनवायरनमेंट रखा है जो कि मेरा कंपेरेटिवली बेटर है देन हिस्ट्री. तो इससे क्या हुआ, मैं स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट हूँ एंड जब मैंने पेपर एंड किया तो मेरा पेपर तब भी अच्छा, मतलब ऑन अ कॉन्फिडेंट नोट मेरा पेपर खत्म हुआ. एंड यही कॉन्फिडेंस मैं नेक्स्ट जो है सी सैट में कैरी करते हुए जाऊंगा. ठीक है. नाउ दिस ऑल, ये जितना भी मैंने बताया है, इट हैज टू बी डन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स. एंड दिस फर्स्ट 10 मिनट्स इज द टाइम पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे लूज द बैटल. क्वेश्चंस देखे उन्होंने, जैसे 2023 का पेपर आया, क्वेश्चंस देखे, शॉक लगा, एंड देन उन्होंने जितना आता था वो भी नहीं कर पाए. सेम एवरी ईयर दिस हैपेंस. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहीं पे प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड देन ट्रस्ट मी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. नाउ व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 110 मिनट्स. पहले 10 मिनट की तो बात कर ली हमने, अब नेक्स्ट 110 मिनट्स की बात करते हैं. अब जस्ट थिंक कि टॉपर्स को बेसिकली कितना टाइम मिलता है इंटरव्यू होने के बाद में. इस साल दे गॉट अराउंड 25-30 डेज उनको इस बार मिल गए. इंटरव्यू खत्म होने के बाद में इतना उनको मिला है. बट नॉर्मली व्हाट दे गेट इज समवेयर बिटवीन 3 to 10 days टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज मेनी ऑफ देम वुड रीअपियर. जो अपनी रैंक से सेटिस्फाइड नहीं है या कैडर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो फिर से रीअपियर करेंगे. सो जस्ट थिंक कि 3 to 10 days में कैन यू कंप्लीट द एंटायर प्रीलिम्स का सिलेबस? कैन यू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल द करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग? क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऑब्वियसली. सो what they do is they rely on their static part, they rely on their conceptual clarity about the things they know in polity, geography, economy. जो कॉन्सेप्ट्स उनको पता है वो सिर्फ उसके बेसिस पे प्रीलिम्स देते हैं एंड वो क्लियर करते हैं. ठीक है. सी, बिकॉज 35 to 50 questions or 40 questions can be done easily. 35 to 40 questions can be done very easily, but still you will get some of them wrong इसमें भी. Because I'll tell you, एग्जाम के प्रेशर में आपको ये याद नहीं आएगा कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 21 है. आपको याद नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप एग्जाम के प्रेशर में आपको ये याद नहीं आएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन 3 बार बैठा है या 4 बार बैठा है. आप भूल जाओगे. नाउ so first of all, what the toppers use is conceptual clarity, and second, they use logic to beat their competition. अब logic क्या है? Let's see. Let's look at that. See, these are some of the tricks or logical guessing techniques used by toppers. ठीक है, मैंने भी जब से इनको यूज करना स्टार्ट किया है तब से ही मेरा प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हुआ है. ठीक है, 2023 और 24 वाला. So first one, some of them, sometimes type of statements वाले question are always correct. हाँ, I would like you to pause the video here, and when I have told you about the technique, just pause the video, solve the question, and then see whether the answer you have gotten is correct or not. Okay? See.
Some species of turtle are herbivores, some of species of fish are herbivores, some species of marine mammals are herbivores, and some species of snakes are viviparous. Now, मुझे बताओ, टर्टल्स के, फिश के, मरीन मैमल्स के या स्नेक्स के इतने सारे स्पीशीज हैं, क्या यूपीएससी को हर स्पीशीज के बारे में नॉलेज होगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट? नहीं हो सकता ना। या जो पेपर सेट कर रहा है उसको हर स्पीशीज के बारे में नॉलेज होगा? ऑब्वियसली नॉट। सो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसमें से टर्टल्स की अगर एक भी स्पीशीज हर्बीवोरस हो जाती है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर फिश की एक भी स्पीशीज हर्बीवोरस हो जाती है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेम इन दोनों में भी। सो द आंसर इज सिंपली डी, दैट्स इट। तो सम ऑफ देम, समटाइम्स टाइप के क्वेश्चन, दे आर ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट, नन ऑफ देम, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आर ऑलवेज रॉन्ग। जैसे कि यहाँ पे pause the video and try to solve this and then I'll tell you the answer. यहाँ पे, with reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. None of them uses seawater. None of them are set up in a water-stressed district. None of them are privately owned. Now, अगर एक भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट सी वाटर जरा सा भी यूज करता होगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगर एक भी थर्मल पावर प्लांट किसी भी वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। एंड अगर एक भी प्राइवेटली ओन्ड थर्मल पावर प्लांट बन रहा होगा या बन चुका होगा तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है नन, दैट्स इट। यू कैन चेक द आंसर, यही है। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स सपोर्टिंग द गवर्नमेंट आर ऑलवेज करेक्ट। सी, यूपीएससी कभी गवर्नमेंट के बारे में गलत नहीं बोलेगा एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी ऐसी चीजें, ऐसे ऑप्शंस को सेलेक्ट ना करो बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क विद द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो इसीलिए द स्टेटमेंट्स सपोर्टिंग द गवर्नमेंट आर ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स empowering the vulnerable sections are always correct and the ones which are putting them into disadvantage are always wrong. उनको डिसएडवांटेज में डालने वाले क्वेश्चंस हमेशा ही गलत होंगे। ऑब्वियसली यूपीएससी यही चाहता है कि वल्नरेबल सेक्शंस एम्पावर हो एंड आपका ही ये आगे जाके काम होगा उनको एम्पावर करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज डू वर्ड ब्रेकडाउन। अब वर्ड ब्रेकडाउन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देखते हैं, लेट्स जस्ट लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब मैं इस वर्ड को देखूंगा स्पेसिफिकली, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, क्या लिखा है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है। पम्प्ड, किसी चीज को पंप करना यानी कि उसको बूस्ट करना, राइट। देन स्टोरेज समझ में आ रहा है एंड हाइड्रो पावर है, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ एनर्जी जनरेशन या फिर स्टोरेज डैम, समथिंग काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों चीजें आ रही? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, यही हुआ ना, सी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। इसको आप सॉल्व करना यूजिंग दिस टेक्निक वर्ड ब्रेकडाउन एंड प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। नाउ नेक्स्ट, इफ एनी डेटा इज गिवन इट इज मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग। मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द टाइम इफ एनी डेटा इज गिवन इट इज मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग, बट इफ अप्रोक्सीमेट डेटा इज गिवन, जैसे कि डेटा की कोई एक रेंज दी हुई है या अप्रोक्सीमेटली डेटा दिया हुआ है, तो ये जो है हमेशा करेक्ट होगा। अप्रोक्सीमेट डेटा हमेशा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डेटा रिगार्डिंग एमिशंस क्वांटिटी आर ऑलवेज राइट। डेटा रिगार्डिंग एमिशंस क्वांटिटी जो है और हमेशा सही होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा एनवायरमेंट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है ये, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्रीमेंट वेदर। अगर इंक्रीमेंट का मतलब होता है क्लाउडी वेदर।
Now, I guess now you can solve this question very easily. Okay. अब देखिए, statements are interchanged many times. बहुत बार statements को ऊपर नीचे change कर दिया जाता है, ठीक है? जैसे कि look at this one. Cepheids are giant clouds of dust and gas in space. Geography NCERT के फर्स्ट या सेकंड पेज पे, आई गेस मतलब चैप्टर 2 के फर्स्ट या सेकंड पेज पे जो है लिखा हुआ है जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस के बारे में, जो कि एक्चुअली है नेबुला. एंड सीफिड्स जो है दे आर स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली. इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज पल्सर्स. नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस वन, उसी साल का है ये भी. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ लॉजिक से काम नहीं बनेगा. You have to have the conceptual clarity about ballistic missiles क्या होते हैं, cruise missiles क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए. तभी आप जो है लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को फिर भी आप कर सकते हो. बट अगर आपके पास में क्लैरिटी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. क्रूज का बैलिस्टिक में डाल दिया, बैलिस्टिक का क्रूज में डाल दिया. यहाँ पे भी अग्नि 5 का ब्रह्मोस में डाल दिया और ब्रह्मोस का अग्नि 5 में डाल दिया. ठीक है, सो द आंसर हियर इज डी. नाउ नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन में प्लीज कीप अ ब्रॉड थिंकिंग. मतलब कि किसी भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछा है आपसे, सो प्लीज ट्राई टू कीप अ ब्रॉड थिंकिंग. जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ में यूज कर सकते हैं, हाँ. इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में कर सकते हैं. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं. एनवायरमेंट से पोल्यूटेंट रिमूवल के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं. आपको नहीं पता आपको कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए रिसर्च किया जा रहा है या क्या है, यूपीएससी को भी नहीं पता है. सो एक ब्रॉड थिंकिंग रखना कि हाँ यूज कर सकते हैं, बट बहुत अब्सर्ड चीज को मत एकदम सही करके आ जाना. ठीक है, बहुत ज्यादा ही अब्सर्ड चीज को सही करके मत आ जाना. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स लाइक this is defined in the constitution, like 2022 का एक क्वेश्चन है, contempt of court is defined in the constitution. इस टाइप के स्टेटमेंट्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट. अगर उसमें हर एक एक वर्ड का डेफिनेशन देते हैं हम लोग तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता. ठीक है, तो इसीलिए आप लॉजिकली ये सोचो कि कोई चीज़ को डिफाइन क्यों ही करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, नेक्स्ट नंबर 12, इफ 4 to 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन, एटलीस्ट वन विल बी वेरी absurd, एंड वही वाला जो है स्टेटमेंट गलत होगा. एंड इफ यू फाइंड दैट स्टेटमेंट, इफ यू एलिमिनेट इट, यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है, सो इससे इस वाले से हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि क्वेश्चन ऑल्दो आपको देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है क्वेश्चन, बट स्टिल जस्ट रीड इट वंस. If I can recall a question, it was about solar flares which I was doing yesterday. तो सोलर फ्लेयर्स का इफेक्ट पूछा था ऑन अर्थ पे. तो पहला स्टेटमेंट था अबाउट जीपीएस सिस्टम्स, सेकंड स्टेटमेंट था रिगार्डिंग सुनामीज आ जाएंगे. तो आप सोचो कितना अब्सर्ड है ये स्टेटमेंट कि सोलर फ्लेयर से सुनामी आ जाना. अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दिया आपको आंसर मिल गया. नो, नेक्स्ट नंबर 13, स्टेटमेंट्स लाइक दिस पर्सनैलिटी इम्पैक्टेड दैट पर्सनैलिटी, जैसे कि टैगोर इम्पैक्टेड गांधी जी. अब यार किसको पता है कि उन्होंने कभी गांधी जी को इम्पैक्ट किया या गांधी जी उनसे इम्पैक्ट हुए, किस बात से इम्पैक्ट हुए, किसी को नहीं पता. किसी को पता चल भी नहीं सकता. इतनी सारी चीजें थी, मान लो किसी एक छोटी सी बात पे भी इम्पैक्ट हुए होंगे तो नहीं पता चल सकता. तो ऐसे स्टेटमेंट्स में जस्ट मार्क देम करेक्ट एंड मूव ऑन. ठीक है, ये करेक्ट है. नाउ नंबर 14, स्टेटमेंट्स लाइक अ पर्सन एक्स वाज अ मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. यार खुद ही सोचो, 300+ मेंबर की बॉडी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली. किसी को नहीं याद रहने वाला कौन मेंबर्स थे, कितने थे. जस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज के जो हेड थे उनके नाम याद कर लो जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, एंड दैट्स इट, मूव ऑन. जो भी नाम दिया होगा सही नाम दिया होगा, गलत क्यों ही देंगे वो, किसी को याद नहीं हो सकते ही, तो इसलिए सही नाम देंगे वहां पे.
Okay, now the last one. If any ministry is given in any statement, it is mostly wrong. ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में किसी मिनिस्ट्री का नाम है तो मोस्टली ये जो है गलत होगा. नाउ अब द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट टू डू बिटवीन द जीएस पेपर एंड द सीसैट पेपर. सबसे पहले तो प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबके, डू नॉट चेक द पेपर एट दैट मोमेंट. उस ब्रेक में पेपर चेक मत करना, क्योंकि अभी सिर्फ आधी लड़ाई ही हुई है. ओनली हाफ द बैटल इज ओवर. सीसैट अभी बाकी है. अगर आप पेपर चेक करोगे, मान लो उसमें ज्यादा गलत हो गए तो आपका सीसैट भी खराब हो जाएगा. प्लीज प्लीज डू नॉट चेक द पेपर. हैव सम लाइट फूड. अभी इन 3-4 दिनों में इफ यू कैन प्लीज प्रिपेयर अ सिंगल शीट जिसमें सीसैट के फॉर्मूलाज आप लिख लेना. परसेंटेज के हो गए, नंबर सिस्टम के हो गए, ट्रिक्स आपने जो भी याद किए हैं, इनके फॉर्मूलाज को प्लीज एक शीट में लिख लेना. तो इससे होगा क्या कि आपको वहां पे क्विक रिवीजन आपको चीजों का मिल जाएगा. ओके फाइन, ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, उसका मिल जाएगा आपको. ठीक है, अगर टाइम बचता है तो ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू पैसेजेस. उस मोड में चले जाओ, सीसैट वाले मोड में चले जाओ. ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, दिमाग को वार्म अप कर लो. बट प्लीज डू नॉट चेक द पेपर. पेपर चेक मत करना. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल. ये सारे जो भी टेक्निक्स, जो भी ट्रिक्स मैंने बताए हैं, इट इज़ अ व्हाट कल्मिनेशन. एक मिला के 5 साल 5 अटेम्प्ट्स मिला के जो है मैंने तब जाके सीखा है ये. एंड देन आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, no matter what the results are, no matter what you'll do on 25th May, I do not care about it. Just know that I am proud of you all for the efforts you have put in, for the sacrifices you have done, for all the failures you have gone through. I am just proud of you all. Okay, so all the best. अच्छे से एग्जाम देना, and I'll see you on the other side. Thank you.